जय हिंद बच्चों। मैथ अंडर 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1 के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों हमने इस बुक को एक बार समाप्त कर लिया है, अब इसका रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों से निवेदन है कि मैथ अंडर 16 के चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइबर कर लेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। जो बेल आइकन वाला घंटा है उसे अवश्य प्रेस कर लेना बच्चों, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। बच्चों इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना है, ताकि आपके दोस्त भी इस क्लास का आनंद उठा सके। तो चलो बच्चों आप क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अब आप जानते हो ये प्रश्न तो मैंने वैसे ही लिख रखा है कि उसके बाद में हल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक क्या पढ़ेंगे? आप जानते हो कि हम जो हमारी प्रश्नावली है, प्रश्नावली कौन सी है? 1.1 प्रश्नावली है 1.1। इस 1.1 प्रश्नावली को पढ़ने से पहले इसमें हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंडों के बारे में। किसके बारे में? अभाज्य गुणनखंड, एच शेप, एल शेप क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में ही हम प्रश्नों को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप जानते हो बच्चों अभाज्य गुणनखंड क्या? अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। इससे भी पहले हम क्या सीखेंगे? अभाज्य। अभाज्य का मतलब अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें किन संख्या की जरूरत पड़ेगी? अभाज्य संख्या की आवश्यकता पड़ेगी। कौन सी संख्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? तो हम लिखेंगे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याओं की परिभाषा क्या होती है बच्चों? अभाज्य संख्या की परिभाषा वे संख्याएं, पहले तो नॉर्मली हम इसकी परिभाषा पता लगाएंगे। परिभाषा के वे संख्याएं जो केवल और केवल स्वयं से विभाजित होती है। क्या होती है? जो केवल स्वयं से विभाजित होती है वो संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या लिखेंगे? वह संख्याएं, वह संख्याएं जो केवल स्वयं से विभाजित, विभाजित का मतलब जिसमें खुद का भाग जाता हो, विभाजित होती है, स्वयं से विभाजित होती है वो संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य गुणनखंड बच्चों हमेशा अभाज्य संख्या से निकलेगा, अब बाकी अदर किसी भी संख्या का इसमें भाग नहीं जाएगा, याद रखना। ठीक है, अब देख लो अभाज्य संख्या क्या होती है। तो याद रखना ये 2 से स्टार्ट होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों? 2 होती है। कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं आपकी परीक्षा में कि बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो आप याद रखेंगे क्या होती है? 2। उसके बाद में आएगी 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19। उसके बाद में क्या आएगी? 23, फिर 29, फिर 31, फिर 37। ऐसे बच्चों आगे तक अनंत तक चलती है संख्या। क्या चलती है? अनंत तक। तो याद रखना वे संख्याएं जो केवल खुद से विभाजित होती है, अन्य किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है, वो संख्या क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या कहलाएंगी। और ये हमेशा आपको याद रखने कम से कम 37 या 2 से लेकर 37 तक की जितनी भी संख्या है उनको आपको याद रखना, इनकी आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है, ठीक है? बाकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो अब याद कर लेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अब अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? अभाज्य संख्या जो मैंने आपको बता दी है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे जैसे अब अभाज्य गुणनखंड करते कैसे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूं, फिर हम अभाज्य गुणनखंड धीरे धीरे पढ़ना शुरू करते हैं। तो ले लिया होगा आपने। तो अब देखिए, अब हम शुरू करते हैं अभाज्य गुणनखंडों के बारे में, क्योंकि अभाज्य संख्या के बारे में हमने पता लगा लिया है कि क्या होती है। तो अब अभाज्य गुणनखंड देखिए, जैसे मान लो मैंने आपको कोई संख्या दे दी, 20 दे दी, एक तो एक दे दी मैंने 55 और एक दे दी मैंने 85। अब मैंने आपसे कहा कि बच्चों इसका क्या निकालो? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आपको डायरेक्ट परीक्षा में देके रखेगा कि दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। ठीक है, तो यहां से जैसे 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हम अभाज्य गुणनखंड बच्चों इस तरह निकलता है। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या से शुरू करेंगे, अगर उसका नहीं जाता तो उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे। आप जानते हो कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2। और 2 के पाड़े में तो 20 आता है। अब जैसे आप 2 का भाग है, 2 एकम
2 और 0 ऐसा कैसा आ जाएगा। या ऐसे समझिए किसी भी संख्या में 2 का भाग लगाओगे तो उस संख्या का क्या होता है, हमेशा आधा हो जाता है। कितना हो जाता है, आधा। तो आप जैसे 2 का भाग है 10, अब इसमें 2 का भाग लगाओ तो कितना हो जाएगा, 5। अब 5, अब इसके बाद में आप जानते हैं कि 2 में तो 5 में 2 का भाग तो जाता नहीं है। इसका मतलब हम खुद जानते हैं कि 5 स्वयं क्या है, कि अभाज्य संख्या है। इसका मतलब 5 में जाएगा 5 एकम 5। तो यहां से आपके पास क्या पता चला आपको कि 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 5। एक बात और ध्यान रखना बच्चों, जो आपको याद है कि दो संख्या है, 2 के 2 गुणन है, डबल में लिखा है 2 को, तो आप 2 को ऐसे लिख सकते हो क्योंकि जब इनके ऊपर एक एक घात लगी होती है बच्चों, तो ये जो नीचे 2 लिखा है इसे तो बोलते हैं हम आधार, और उसके ऊपर जो घात लगी, ये जो 1 लगा इसे बोलते हैं घात। जब किसी संख्या का आधार समान होता है तो उसकी घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की घात 2 गुणा 5। तो ये वाला आपका उत्तर हुआ। सही उत्तर क्या होगा, ये वाला। बाकी उत्तर ये भी सही है, गलत तो ये भी नहीं है, लेकिन आप ऐसे लिखोगे थोड़ा और अच्छा लगेगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, 55 का निकालना है। अब आप जानते हो कि सर सबसे छोटी कौन होती है, हमारी अभाज्य संख्या 2 होती है, लेकिन 2 में तो ये 5 आता ही नहीं है। आता है क्या, नहीं। उसके बाद में आप 3, उसके बाद में कौन होती है इससे बड़ी, 2 से बड़ी अभाज्य संख्या 3। 3 के बारे में 55 नहीं आते, लेकिन अब किस में चलेंगे, 5 के में। उसके बाद में 5 का लगाएंगे तो क्या आएगा, 5 एकम 5, फिर आएगा 5 एकम 5 11। अब 5 से भी नहीं कटेगा 11, अब खुद जान लो 11 ही खुद एक अभाज्य संख्या है, इसका मतलब अभाज्य संख्या का ही भाग जाएगा, 11 एकम 11। तो यहां से क्या आएगा, 55 बराबर 5 गुणा 11। तो 55 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा बच्चों, 55 का 5 गुणा 11। ऐसे हम निकालेंगे 85 का। तो 85 का निकालोगे तो बच्चों आप जानते हो कि न तो ये 2 के पारे में आता है, मतलब न तो दो अभाज्य संख्या से कटेगा और नहीं 3 से, ये सीधा ही किससे कटेगा, 5 से। तो काटे 5 एकम 5, कितना बच गया बच्चों, ये 8 है, 3 बच गया, कि यहां लगा दो 3, कितना हो गया 35, और 7 पंजो 35। अब इस 3 को उठा दिया करो। अब 17 आप जानते हो कि खुद ही 17 क्या एक अभाज्य संख्या है, तो 17 का ही जाएगा। तो यहां से आएगा 17 एकम 17। तो यहां से क्या आएगा, 85 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगी, 5 गुणा 17। तो बस ऐसे आपको क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। बिल्कुल ही आसान है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो निकालने में। ठीक है, अच्छा लगा ना आपको, अच्छा लगते बच्चों क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक करना है, कमेंट करना है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना है, और अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर करते रहना है। ठीक है, तो अब देखिए आगे अब अभाज्य गुणनखंड आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो थोड़ी और संख्या ले लेते हैं, एक दो संख्या और ले लेते हैं ताकि आपको और समझ में आ जाए अच्छे से। बड़ी संख्या ले लेते हैं, मान लिया तो छोटी संख्या है, जैसे हम ले लेते हैं 625। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 625 के बाद और क्या ले सकते हो आप, जैसे हम ले ले 525। ठीक है, अब देखिए एक बात और समझना बच्चों, जिस संख्या के अंत में 3 आएगा ना, 5 आएगा ना, वो 100% या तो 3 से कटेगी या फिर 5 से कटेगी। सबसे पहले कौन सी अभाज्य संख्या से कटेगी, या तो 3 से, 3 अभाज्य संख्या से, या फिर 5 अभाज्य संख्या से ही शुरू से कटेगी, अन्यथा शुरू से किसी और संख्या से नहीं कटने की कोशिश। क्योंकि अब देखिए शुरू करते हैं। अब आप 3 का लगाओगे, 3 दूनी 6, इसमें 3 का तो नहीं जाएगा बच्चों, क्योंकि आगे कितना रहेगा, 2 में 3 का जाता नहीं है, तो सीधा जाएगा 5 का। किसका जाएगा, 5 का, क्योंकि 625 5 के बारे में आता है। तो यहां से देखिए 5 एकम 5, कितना बच गया बच्चों, ये 6 है, 1 बच गया, ये हो गया 12, 5 दूनी 10, फिर कितना बच गया बच्चों, 2, 25 हो गया, 50 25। फिर आप 5 का लगाओगे, 5 दूनी 10, फिर बच गया 2, 50 25, फिर 5 का लगाओगे, 50 25, फिर 5 का लगाओगे, 5 एकम 5। तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो 625 के अभाज्य गुणनखंड कितने होते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, या फिर आप लिख सकते हो 5 की घात 4, क्योंकि 1 2 3 4, 5 4 पर, तो आप 5 की घात कितनी लिख सकते हो, 4। ये आपका अभाज्य गुणनखंड होगा, कोई दिक्कत। अब देखो आगे, अब की बार हम करते हैं 525 का। तो मैंने क्या बताया आपको, अगर 525 है इसका मतलब उससे 5 का ही भाग जाएगा, क्या लगेंगे, 5 एकम 5। अब एक बात और ध्यान रखना बच्चों, अगर एक संख्या दो संख्या में एक साथ हम किसी संख्या का भाग लगाते थे, उससे पहले टूटा भाग क्या आती बिंदु। अब 5 के 5 चल गया, लेकिन 2 में तो जाएगा ना, 25 में जाएगा। दो संख्या एक साथ आ गया
तो पहले लगाएंगे टूटे भाग के बिंदु बोलते हैं इसे, और फिर आएगा 50 25। ये याद रखना आपको, अगर आपने ये याद नहीं रखा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि टूटे भाग के बिंदु नहीं लगाओगे तो आप जानते हो इसके 525 के आधा 5 का भाग लगाते तो 105 आना ही चाहिए, अगर 105 नहीं आया तो आपने गलत कर दिया है। फिर आप लगाओगे 5 का, 5 दूनी 10 और फिर 5 एकम 5। अब आप जानते हो सर जैसे मैंने पहले 5 का ही लगा दिया, इसमें 3 का भी चला जाता, 3 का तो जाता ना, तो सबसे पहले 3 का लगाना है। अब मैंने सीधा ही 5 का लगा दिया। अब देखो 3 का लगाएंगे तो ये हो गया 7 3 21 और फिर 7 का लगाएंगे 1। ऐसे दिक्कत तो ये बच्चों जैसे आप करोगे ना दिक्कत कुछ नहीं है, आप कोई जरूर 5 का पहले लगाओ तो भी गलत नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा क्वेश्चन अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए क्या करना आपको, पहले जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या ना उसका लगाने की कोशिश करना है। तो इसका मतलब इसका क्या हो गया, 525 का अभाज्य गुणनफल कितना हो गया, 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7, या फिर आप लिख सकते हो 3 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7। ऐसे आपको क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आप एचसीएफ और एलसीएम सीखते हैं, फिर हमारी पर्सनल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देख लीजिए। अब देखो आगे देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, पर्सनली बिल्कुल आसान पर्सनली है, क्योंकि रिवीजन में चलेंगे तो हम फिर एक एक चीज को फिर से पढ़ेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब एक तो होता है एलसीएम और एक होता है बच्चों एचसीएफ। ठीक है, इसको तो बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, और इसको बोलते हैं, सॉरी ये लघुत्तम हो गया, और ये होता है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, समापवर्तक और समापवर्तक। अब इस लघुत्तम का मतलब होता है छोटी संख्या बच्चों, क्या नाम तो है छोटी, इसमें क्या है कि छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या लेके चलनी है। इसमें होता है महत्तम का मतलब बड़ा मतलब इसमें इसका मतलब होता है कि आपको कॉमन संख्या लेके चलनी है, कॉमन संख्या। महत्तम का तो आप बड़े जानते हो, लघु का मतलब छोटा होता है। लेकिन अब देखो नाम लघु है लेकिन काम बड़ा है इसका, नाम बड़ा है लेकिन काम छोटा है इसका। अब जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और समझ में आएगा इसका मतलब। अब दूसरी बात यह है कि कभी क्वेश्चन में यह पूछा जाता है कि कोई क्वेश्चन दे दिया कि कोई दो बच्चे दौड़ लगा रहे हैं, एक बच्चा 10 की स्पीड से भाग रहा है, एक 20 की स्पीड से, तो बताइए दोनों किस समय एक साथ मिलेंगे। तो उस वक्त ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है कि ज्यादातर हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम। जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ना फिर और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले याद रखना लघुत्तम, ये लघुत्तम कब निकलता है, आपको डायरेक्ट बोल दे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जब आपको क्वेश्चन दे दे बना के और उस क्वेश्चन में ध्यान रखोगे तो आपको यह तो बोलेगा कम से कम, क्या बोलेगा बच्चों, कम से कम, या फिर आप बोल देगा कि दोनों कोई बच्चा एक साथ कब मिलेंगे, या ऐसे लिख दे कोई एक साथ कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। मतलब कोई क्वेश्चन में जैसे मैंने ऐसे लिखा, कोई क्वेश्चन दे देगा, कोई बोल देगा दो बच्चे दौड़ रहे हैं, ग्राउंड में दौड़ रहे हैं, बताओ वो एक साथ कब मिलेंगे। दो बच्चे दौड़ रही है, वो एक साथ कब मिलेंगे, एक ही स्थान से चलती है। उस वक्त भी हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम कब निकालेंगे, जब आपको बताए अधिक से अधिक, मतलब अधिक से अधिक कितना टाइम लगेगा इसे, अधिक से अधिक कितना टाइम, मतलब कितने समय में काम कर लेगा, अधिक से अधिक, जहां भी आएगा अधिक से अधिक समय, अधिक से अधिक समय या कुछ और भी आ सकता है, तब आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एक ही क्वेश्चन में मैं दोनों आपको एक साथ समझा दूंगा, बहुत ही आसान है। तो यह बात आपको कन्फर्म हो जाएगी कि कब क्या एलसीएम निकालना है, कब आपको एचसीएफ निकालना है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसका एचसीएफ एलसीएम निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो आप देखिए अब देखिए, जैसे मैंने कोई संख्या दे दी आपको 15 20 18, और आपसे पूछा गया कि बताइए कि इसका एलसीएम एचसीएफ क्या होगा। क्या पूछा गया, एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब देखिए जब भी ऐसे करना, तो जब भी एलसीएम एचसीएफ निकालोगे तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि को काम में लेना पड़ेगा। किसको लेना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड विधि।
इसी से हम क्या निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, ये होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये लो कॉमन फैक्टर, मतलब लो एल को लो कॉमन फैक्टर, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं इसे। ठीक है, इंग्लिश में अगर आपको पता चले भाई इंग्लिश में याद भी करना तो इंग्लिश में भी याद कर सकते हो। अब देखो पहले आपको क्या करना, 15, 20 और 18 का तीनों का अलग अलग क्या कर लेना है, अविभाज्य गुणनखंड कर लेना बच्चों। एक साथ भी बताऊंगा मैं, पहले अलग अलग करेंगे। अब देखो आप जानते हो कि 15 केवल 3 के पाड़े में आता है, 5 के पाड़े में आता है, लेकिन सबसे पहले किसके पाड़े में आ रहा है, 3 के में आ रहा है, तो 3 का ही लगाएंगे। 3 का लगाएंगे, 3 पंजो 15, फिर आएगा 5 एकम 5, कोई दिक्कत है। अब देखो यहां से फिर उसके बाद में हम किसका भाग लगाएंगे, 2 में, 20 में 2 का तो 10, फिर 2 का लगाएंगे तो कितना आएगा 5, और फिर 5 का लगाएंगे तो कितना आएगा 1, कोई दिक्कत। अब इसमें लगाओ, 18 में लगाओगे तो 2 का कितनी बार 9 बार जाएगा, फिर अब नहीं जाएगा 2 का, फिर 3 का लगेंगे, 3 या 9, फिर 3 का लगेंगे 1। अब देखिए कैसे हुआ, 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या है आपके पास बच्चों, 3 गुणा 5। 20 का कितना है आपके पास, 2 गुणा 2 गुणा 5। 18 का कितना है बच्चों, 2 गुणा 3 गुणा 3। सबसे पहले एलसीएम, अब एलसीएम निकालोगे ना सबसे पहले, तो क्या करना है, आपको दी गई संख्या का जो अविभाज्य गुणनखंड है उसमें से वो देखना जो जोड़ा का होता है, जो जोड़ा सबसे अधिक है, मतलब जिस जोड़े में संख्या सबसे अधिक है। जैसे देखिए 3 गुणा 3 दोबरी है, या 2 गुणा 2 ये भी दोबरी है, मतलब कहने का मतलब जिसका जोड़ा ज्यादा आएगा, मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 ऐसे ये जोड़ा होता है। ये जोड़ा अगर जिसका ज्यादा रहेगा उसको पहले लेना है, क्या लेना है, पहले उसे उठा लेना है। तो यहां से आप जैसे 2 2 2 और 2, 2 भी समान है, 3 भी समान है, 2 2 ही है, तो 2 को उठाओ पहले, जो सबसे छोटा 2 है। अब जैसे आपने 2 को उठाया, 2 जहां भी है एक बार ही आएगा, बाकी किसी के भी गुणनखंड में हो आपको वहां से हटा देना उसको, अब उसकी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में कौन आएगा, 3, 3 गुणा 3। अब देखो 3 को आपने लिया तो यहां से 3 ले लिया, तो ये यहां से भी हट गया। आपने 2 यहां से लिया तो 2 यहां से भी हट गया, बाकी क्या बचा है 5, क्योंकि ये एक ही है, एक एक ही है सभी में, तो फिर लास्ट में लेना है 5। ये तो आपका क्या कहलाएगा बच्चों, एलसीएम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एलसीएम। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो अभी पूर्णतः हुआ नहीं, बस यहां तक हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसको गुणा करना है। यह आएगा 3 पंजो 15, 15 से कितना हो गया 45, और 45 दूनी 90, और 90 को 2 से गुणा करोगे कितना होगा 180। इसका मतलब आपका एलसीएम कितना होगा, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना आएगा आपके पास 180। कितना आएगा 180 आएगा एलसीएम, कोई दिक्कत। अब देखो उसके बाद में क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ तो बच्चों सबसे सरल है, इतना आसान है एचसीएफ निकालना कि बस आपको एक बार थोड़ा सा ध्यान रखना है। कॉमन, आपको वो संख्या लेनी जो तीनों में ही कॉमन हो। अब आप देखिए बच्चों, इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें है लेकिन अब 3 तीनों में नहीं है तो हम नहीं लेंगे। उसके बाद 5 इसमें है, इसमें लेकिन इसमें नहीं है तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि जो तीनों में मिलेगा ना तो ही लेना, अन्यथा नहीं लेना, उसे कॉमन कहते हैं। 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। आपको दिखाई दे कोई भी संख्या कॉमन नहीं है बच्चों, कोई भी संख्या इनमें से कॉमन नहीं है, इसका मतलब हमारा एचसीएफ हमेशा कितना रहेगा 1। अगर आपको दी गई संख्या में कोई भी संख्या का अविभाज्य गुणनखंड कॉमन नहीं है तो उसका एचसीएफ हमेशा कितना होगा 1 होगा। कितना होगा 1 होगा। तो यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे और क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखिए आगे, ठीक है, और बड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं। अब देखो ये तो हो गया 3 है अलग अलग निकालना। जब आपको अलग अलग न निकालना हो तो एक साथ भी निकालना हो तो भी आप कर सकते हो, लेकिन जब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में बोल दे कि दी गई संख्या को क्या निकाल अविभाज्य गुणनखंड निकालना, तब आपको अलग अलग संख्या को ही निकालना है, एक साथ नहीं निकालना है। अब देखो एक साथ भी कैसे निकलेगा ये भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जो सिखाएंगे तो आपको सारे जितने भी तरीके हैं वो सारे बताएंगे, ताकि आपको कोई एक तरीका तो याद रहेगा जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए कितना है 15, 20, 18। अब इसका एक साथ भी आप एलसीएम निकाल सकते हो। देखो शुरू करो, 2 का भाग लगाना शुरू करो यहां से, तो ये कितना हो गया 15, 20 और ये 9, सॉरी 10 हो गया ना, 2 का भाग जाएगा 20 में, 15 में तो जाएगा नहीं, ऐसा कैसे उतार दो, जिसमें नहीं जाएगा ना उतार दो इसे। यहां क्या आएगा 15, 5, 9, अब नहीं जाएगा, अब 3 का जाएगा, 3 पंजो 15, 5 एक 5, तो ऐसा कैसा आएगा 3 तिया 9, फिर 3 का लगाओगे
5 ऐसा क्या है, 5 ऐसा है, और ये आएगा 3 एकम 3। अब आप जाएगा 5 का तो लगाओगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक ऐसा। तो यहां से आप देखिए इसका एचसीएफ कितना होएगा, सॉरी एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम यही तो आ रहा है, कितना आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। क्या अभी भी वो आ रही है कि संख्या दो, दो तो दो है और दो भी 3 है, दो दो के जोड़े आ रहे हैं ना, एक एक जोड़ा आ रहा है, दो 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 का एक एक जोड़ा आ रहा है, और रिवाल भी एक एक जोड़ा था दो दो का। इसका मतलब देखो सेम जोड़े आ रहा है, 15 3 45 45 तिया कितना 15 15 3 3 45 और 45 दूनी 90, 90 दूनी कितना होता है 180। वो 180 अब आ रहा है नहीं आ रहा है। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, गलत तो ये भी नहीं है, गलत ये नहीं है। आप ये मत सोचना कि सर आप ये क्यों बता रहे हो, ये गलत होगा, तो नहीं, गलत ये भी नहीं है, सही है ये भी। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करना है। बात आ गई एचसीएफ की। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ तो आ गया। अब देखो एचसीएफ ऐसे निकालेंगे, मैं इसको इधर से मिटा देता हूं एक बार के लिए, ठीक है। अब देखिए एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो ये तो अब देखो आपको क्या करना है बच्चों, एक मिनट मैं यहां इसको भी मिटा देता हूं, इसकी आवश्यकता नहीं है। अब आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है जो इन तीनों में भाग लगा दे, तीनों में एक साथ भाग जाए, ऐसी कोई संख्या है क्या? अगर एक संख्या ऐसी भी है कि जो इन तीनों को क्या विभाजित कर दे, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है बच्चों जो इन तीनों को एक साथ काट सके। इसका मतलब है कौन है, एक तो है, तो एक का तो सभी में भाग जा सकता है, इसका मतलब इनका एचसीएफ हमेशा कितना रहेगा, एक। आपको क्या करके देखना है, ऐसी संख्या ढूंढनी है जो इन तीनों को एक साथ विभाजित कर दे, मतलब एक साथ काट दे वो। ये मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि ऐसी संख्या देखनी जो ये अपने उसके पाड़े में एक साथ आते हो, ये तीनों एक मतलब उसके पाड़े में आते हैं, तो ये इसका 100% हो गया कि उसका एचसीएफ वही संख्या होगी जो इसके पाड़े में ये संख्या आती है। और या ऐसे समझिए कि ऐसी संख्या होनी चाहिए कि ये तीनों को विभाजित करते मतलब काट दे, वही इसका क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा बच्चों। उसे तो क्या कहते हैं, कॉमन कहते हैं, इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, इसका एचसीएफ कहलाएगा। तो ये एचसीएफ अभी भी एक ही आ रहा है और बार भी देखो एक ही आया था, इसका मतलब दोनों तरीके ही सही है, आप कैसे भी कर लो बिल्कुल ही सही है। तो यहां तक कोई दिक्कत होगी आपको। अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ना, तो उससे अब यहां तक तो आपको हमने एचसीएफ और एलसीएम के बारे में सीख लिया है, अभाज्य गुणनखंडों के बारे में सीख लिया है, ठीक है। तो अब देखो अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन में हम पहला ही उदाहरण शुरू करेंगे। तो उदाहरण देखिए आपको पास क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस उदाहरण को पहले समझेंगे, पहले इसका बेसिक समझेंगे, फिर इसको हल करेंगे कि लिखेंगे कैसे। देखो क्वेश्चन को पढ़ो, इस उदाहरण को पढ़िए, क्या लिखा है, संख्या हो 4 की घात n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n कोई ऐसा मान है, n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त हो जाए। आपको बताना कि 4 की घात n है, क्या यह संख्या शून्य पर समाप्त हो सकती है, शून्य का मतलब 0 पे समाप्त हो सकती है। अब 0 पे संख्या समाप्त कब हो सकती है बच्चों, याद रखना कैसे हो सकती है, कोई भी संख्या 0 पर समाप्त कब होगी, जब उसके अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में होंगे, 2 या 5 के रूप में। जिसके अभाज्य गुण 2 और 5 के रूप में होंगे वही संख्या किस में समाप्त होगी, 0 पर। कैसे, 2 को 5 से गुणा करो कितना आता है 10, इसका मतलब इसके साथ कौन आ रहा है 0, इसका मतलब जिस संख्या के साथ 0 आएगा वो संख्या किस में समाप्त हो सकती है, 0 पे। या फिर ऐसे समझिए किसी संख्या के साथ अगर 10 का गुणन होता है, किसी भी संख्या के साथ अगर 10 का गुणन होता है तो वह संख्या 0 पे समाप्त हो सकती है, अन्यथा 0 पे समाप्त नहीं होगी। इसका मतलब सीधी सी बात ये हुई बच्चों कि जब किसी संख्या का अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 और 5 के रूप का होगा तो वो संख्या 100% क्या होगी, 0 पे समाप्त होगी। किस पे समाप्त होगी, 0 पे समाप्त होगी बच्चों, क्या होगी 0 पे। अब इस संख्या ये इसने बोला कि 4 की घात n, ये 4 की घात n है, क्या ये 0 पे समाप्त होगी, तो बिल्कुल नहीं होगी। देखो कैसे, ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4 की घात n, लिख सकते हैं कैसे, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। अब देखो ऐसे, अब इस 4 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 गुणा 2, कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखो इसका मतलब घात n हो गया, नहीं है ना, तो इसका मतलब यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। क्या बच्चों, जब भी कोई गुणा में ऐसा लिखा तो तुम आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 की घात n, 2 की घात n, दोनों की बात एक ही है, क्योंकि जब आप ये आधार समान घातें हो रही है तो वापिस वैसा का वैसा, तो आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। अब एक बात देखिए, आप यहाँ 2 आ रहा है लेकिन कौन नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा ना, इसका अभाज्य गुणनखंड यहाँ 2 तो दिखाई दे रहा है आपको,
5 नहीं दिखाई दे रहा है, तो याद रखना दोनों में 1 भी मिलेगा तो याद रखना वो संख्या क्या नहीं होगी, शून्य पे समाप्त नहीं होगी। मान लो यहाँ 5 आ जाता तो हम लिख सकते थे कि यह संख्या किस पे समाप्त होगी, शून्य पे समाप्त होगी, लेकिन यहाँ तो 5 आया नहीं है, केवल कौन आया है, 2 आया है। इसका मतलब ये संख्या किस पे समाप्त नहीं होगी, 0 पे। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, वैसे देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें एक बात याद रखना कि जब भी कोई संख्या शून्य पे तभी समाप्त हो सकती है जब उसके अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 और 5 के रूप का होगा। तो देखो आप कैसे करेंगे। अब इसका उत्तर देखो कैसे लिखेंगे। कोई भी आपसे पूछ ले कि भाई कोई संख्या 0 पर समाप्त कैसे हो सकती है, तो आप कहोगे कि इसके अभाज्य गुणनखंड अगर 2 और 5 के रूप के है ना, तो वो संख्या किस पे समाप्त हो जाएगी, शून्य पर समाप्त हो जाएगी। तो आप लिखोगे कि हम जानते हैं कि कोई संख्या शून्य पर समाप्त हो सकती है यदि उसके अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 और 5 के रूप में हो। ठीक है, अतः आप क्या लिखोगे, अतः 4 की घात n। पहले बात तो परीक्षा में आपको ये बात ऐसे कैसे ऊपर क्वेश्चन में लिख देना है। ठीक है, आज तक तो ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लेकिन अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि बाकी क्या बचा है, एक तो वैसे भी हमारा सिलेबस 30% हट गया है, तो बाकी 70% बचा है, तो बस सिलेबस बहुत हट गया है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है। अब की बार इसके आने के चांस बहुत ज्यादा है, मतलब 90% इसके चांस है, तो इसको याद रखना। ये लाइन आपको सबसे पहले लिखनी है। फिर आप कैसे लिख सकते हो, 4 की घात n, कहीं 4 को ऐसे लिख सकते हो 2 गुना 2, ऊपर क्या आएगी n। याद रखना बच्चों, क्वेश्चन को इधर उधर मत घुसते चलना, आपको एकदम सीधा लेके चलना है। अगर आप ऐसे आधे को इधर लेके गए आधे को उधर लेके गए तो एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा आपने किया क्या। आपको ऐसे सीधा चलना है। ये तो बोर्ड पे जगह नहीं होती, इसलिए मैं इधर लिखता हूँ। कहीं आप सोच रहे सर भी तो इधर लिख रहे हैं, हम भी इधर लिख देंगे परीक्षा में, नहीं, आपको सीधा लिखना। आपके पास कॉपी बहुत रहेगी, आपको इधर उधर नहीं लिखना है, नहीं तो गलत वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही होते होते भी आपके गलत नंबर आ जाएंगे वहां पे, तो इसका मतलब सही उत्तर नहीं आएंगे। इसको ऐसे लिखना, देखो जैसे मैं लिख रहा हूं 2 की घात n गुणा 2 की घात n। अब आपने देखा कि सर यहाँ तो हमारे पास 2 ही आया है, 5 तो आया नहीं है, तो इसका मतलब ये शून्य पर समाप्त नहीं, क्योंकि मैंने पहले बता दिया। तो आप लिखोगे अतः, क्या लिखोगे, 4 की घात n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, 5 नहीं है, 2 है 5 नहीं है, अतः ये क्या है, 0 पे समाप्त नहीं होगी। बस आपको लिखना है अतः 4 की घात n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, 5 नहीं। बस इतना ऐसा लिखना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो आपको अच्छे से समझ में आया ना। अब आज के लिए हम बच्चों इतना ही करेंगे, क्योंकि जो बेसिक पढ़ा है हमने एक उदाहरण कर लिया है। ये तो उदाहरण है, आपकी पर्सनल में एक क्वेश्चन दे रखा है 6 की घात n, उसको भी हमें सिद्ध करना है, तो हम बाकी का पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। तो सभी को मैथ अध्ययन सिस्टम की तरफ से धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।